किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जापान करेगा आम का आयात, वैज्ञानिक खोज रहे अरहर की उन्नत किस्में, बेमौसम बरसात गेहूं के लिए बनी वरदान। जापान के अधिकारियों ने भारत से आम का आयात बढ़ाने के लिए प्रक्रियागत शर्तों को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। कुछ सालों पहले ही जापान में आम का आयात को मंजूरी दी थी। प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जापानी क्वारंटीन प्राधिकारियों ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे आम आयातक प्रदेशों के वेपर हीट ट्रीटमेंट यानी VHT संयंत्रों से नियंत्रण के लिए सुपरवाइजर की नियुक्ति के लिए जानकारी मांगी है। जापानी प्राधिकारियों ने गुणवत्ता परीक्षण जांचने के लिए भारत में सभी VHT संयंत्रों की जांच करने में दिलचस्पी दिखाई है। VHT सिस्टम खराब होने वाली जिंसों और फलों में गैर जरूरी कीटों और विषाणुओं को नियंत्रित करने का गैर रासायनिक विकल्प है। जापान की दिलचस्पी को देखते हुए भारत की कृषि निर्यात संवर्धन संस्था कृषि एवं निर्यात खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा ने अपने सदस्यों को 30 दिसंबर तक VHT संयंत्रों की जानकारी जमा करने के लिए कहा है ताकि वे सभी जानकारियां जापान के प्राधिकारियों को सौंप सकें। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के अरहर विशेषज्ञ के अनुसार कम क्षेत्र में अरहर लगाए जाने का कारण इसकी अवधि लंबी होने को मानते हैं। अरहर की फसल करीब 250 दिनों की होती है, इसलिए किसान अपना खेत खरीफ और रबी दोनों सीजन के लिए नहीं फंसाना चाहते। खाद्यान्न का व्यापार करने वाली एक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार अरहर उत्पादन के मामले में भारत विश्व में सबसे आगे है। पूरे विश्व में अरहर के उत्पादन का करीब 70% हिस्सा अकेले भारत उत्पादित करता है। वहीं भारत में महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा अरहर उत्पादक राज्य है। देश के कुल अरहर उत्पादन का 30% अकेले महाराष्ट्र में ही उत्पादित होता है। कृषि क्षेत्र के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश देश के कुल अरहर उत्पादन में महज 17% का ही संयोग करता है। दूसरी फसलों की तरह अरहर को हाइब्रिड और छोटी अवधि का बनाने की दिशा में शोध चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लग पाई है। अरहर की उन्नत किस्म बहार और DA11 ने महाराष्ट्र और गुजरात में अरहर का उत्पादन बढ़ाया है और इनका उत्तर प्रदेश के लिए अभी शोध चल रहा है। दलहन वैज्ञानिक के मुताबिक अरहर की उन्नत किस्म बनाना आसान काम नहीं है क्योंकि ये अपने आप परागण करती हैं। हम अरहर की ऐसी किस्म विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जो 140 से 150 दिनों में तैयार हो सके। इस महीने हुई बेमौसम बरसात गेहूं के लिए तो अमृत साबित हुई है, लेकिन इसके साथ चली तेज हवाएं तोरई और राई के लिए नुकसानदायक साबित हुई हैं। किसानों के मुताबिक बदले हुए मौसम ने फूलों से लदी तोरई और राई की फसल को खेतों में गिरा दिया है। किसानों के मुताबिक इस बेमौसम बरसात के बाद खेतों में खाद देने का समय आ गया है। और अब किसान भाइयों के लिए खेती की समसामयिक जानकारियां। किसान भाइयों, ये समय यानी दिसंबर का महीना टमाटर और प्याज की ग्रीष्म ऋतु की फसल के लिए पौधशाला तैयार करने का अच्छा समय है। आम और लीची में मिलीबग की रोकथाम के लिए प्रति वृक्ष 250 ग्राम मिथाइल पैरेथियन का बुरकाव पेड़ के 1 मीटर के घेरे में करना लाभकारी होगा। इस समय ग्लैडियोलस में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई, निराई और गुड़ाई करें। मेंथा के लिए मिट्टी की तैयारी के समय आखिरी जुताई पर प्रति हेक्टेयर 100 क्विंटल गोबर की खाद, 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फॉस्फेट और 40 से 45 किलोग्राम पोटाश को मिट्टी में मिलाएं। शरतकालीन गन्ना के लिए ज़रूरी सिंचाई करें, जिससे गन्ना सूखने से बच जाएगा और उसके वजन में भी बढ़ोतरी होगी। शीतकालीन मक्का में बुवाई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करके हल्की सिंचाई करें। और किसान भाइयों, इस मौसम में पशुओं को ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी है। पशुओं को इस मौसम में हरे चारे के साथ साथ दाना भी खिलाते रहें। किसान भाइयों,
कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश के प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। इलाहाबाद की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1575 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 1570 रुपए, पीलीभीत की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1575 रुपए और सीतापुर की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1460 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। बात अगर सरसों की भाव की करें तो इलाहाबाद की मंडी में सरसों का भाव 3475 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में सरसों का भाव 3260 रुपए, पीलीभीत की मंडी में सरसों का औसत भाव 3215 रुपए प्रति क्विंटल और सीतापुर की मंडी में सरसों का औसत भाव 3225 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। चावल के भावों को देखें तो इलाहाबाद की मंडी में चावल का औसत भाव 1960 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में चावल का औसत भाव 2125 रुपए, पीलीभीत की मंडी में चावल का औसत भाव 2295 रुपए और सीतापुर की मंडी में चावल का औसत भाव 2105 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। प्याज इलाहाबाद की मंडी में 1460 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 1600 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत की मंडी में 1290 रुपए प्रति क्विंटल और सीतापुर की मंडी में प्याज का औसत भाव 1510 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। आलू के भावों को देखें तो कानपुर की मंडी में आलू 750 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में आलू का भाव 725 रुपए प्रति क्विंटल और सीतापुर की मंडी में आलू का औसत भाव 925 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। अब एक नजर टमाटर के औसत कीमतों पर। इलाहाबाद की मंडी में टमाटर का औसत भाव 1005 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में टमाटर 1020 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत की मंडी में टमाटर का औसत दाम 920 रुपए प्रति क्विंटल और सीतापुर की मंडी में टमाटर का औसत भाव 1060 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था।
फार्म स्कूल, जहां किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस नए अंक में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपकी फसल से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, उससे ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप सभी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या ये लाभकारी भी हैं? इसी बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा आज के कार्यक्रम का विषय है जैविक उर्वरक का प्रयोग एवं निर्माण, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है बागवानी अधिकारी बायोटेक पार्क लखनऊ से डॉक्टर आर.पी. शर्मा को। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारा प्रश्न यही उठता है कि जैविक उर्वरक होती क्या है? जैविक उर्वरक का प्रयोग हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से हो रहा है, लेकिन 1984 में जब से हरित क्रांति आई तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है जी। हम अपना परंपरागत खाद उपयोग में करते थे, गोबर खाद, और हमारे कृषक बंधु सनई और ढेंचा लगाकर तैयारी करते थे और अच्छी फसल होते थे जी। लेकिन 1984 से पहले मैंने भी कभी यूरिया नाम की चीज़ नहीं देखी, लेकिन वो इतना ज़्यादा हो गया कि हमारे किसानों को एक ही चीज़ की बात आती है, यूरिया क्या होता है, डाया हमको चाहिए, और वो उसी की वो करने लगे और उसके दुष्प्रभाव हमारे सामने आने लगे जी। हम जैविक खाद हमारे कृषक बंधु जो है के उपयोग के लिए वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। उसका बहुत अच्छा उपयोग है और आसान तरीका है जी। अगर हम दूसरा उर्वरक बनाना चाहेंगे तो वो प्रयोगशाला में संभव है, जो हम जो है एक हमारे कृषक बंधु उसको नहीं बना सकते जी। पौधे की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए 3 चीज़ें बहुत अति आवश्यक हैं: नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास जी। अगर ये तीनों होंगे तो हमारी खेती अच्छी होगी, हमारे किसान बंधुओं को अच्छा लाभ मिलेगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका है हम वर्मी कंपोस्ट बनाएं। वर्मी कंपोस्ट वैसे भी अति आवश्यक है क्योंकि हमारे गांव में अब जानवरों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं रही। आज इतना गांव में इतने जो है भूमि भी नहीं बची जहां पर इस तरह के जानवरों को रखा जाए और उनको जो है रात में इस तरह ठहराया जाए। क्वेश्चन होता है कि अब गांव में इतना गोबर भी नहीं, बैल नाम की चीज भी कम बची है और बैल भी कम हो गए, बैलों का जगह ट्रैक्टर ने ले लिया है। तो हम क्या किया जाए? तो सबसे आसान तरीका हमारे कृषक बंधुओं के लिए है कि वो वर्मी कंपोस्ट बनाए। और वर्मी कंपोस्ट बन कहाँ सकता है? वो छायादार पेड़ के नीचे बन सकता है, छप्पर के नीचे बन सकता है और टीन शेड के नीचे बन सकता है। हम उसमें नाली बनाकर भी बना सकते हैं, गोलाकार वो जो है स्थान के उपलब्धता के ऊपर है कि कितना जगह उसके पास में उपलब्ध है। बड़ा आसान तरीका है। मान लीजिए हमको नाली में बनाना है तो 1.5 बाई 1.5 की नाली बनाए, 1.5 फीट चौड़ी, 1.5 फीट गहरी, और उसमें सबसे उसका उतनी लंबाई कर लें। और अच्छे तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमको नीचे की तरफ उसमें मोरंग या ईंट के रोड़े तोड़ कर डालना चाहिए। नीचे का सबसे निचली परत या रोड़े की, हाँ, वो कच्ची रहेगी, वो कभी पक्की सीमेंटेड नहीं होगी। और उसके साइड में उसको हम पक्का बना सकते हैं। अगर हमारे किसी किसान बंधु के पास इतना पैसा नहीं है या अनुदान से नहीं मिल पा रहा तो वो पॉलीथीन भी गाड़ सकता है, जिससे कि उसका ये होता है पॉलीथीन या ईंटों का लाभ ये होता है कि हमारे जो वर्म हम उसमें डालते हैं वो उसी में रहते हैं, वो अंदर उसमें साइड में नहीं घुसने पाते। और इसके लिए वर्मी कंपोस्ट के लिए जो केचुआ इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं, उसका नाम है आइसिनिया फोर्टिडा। ये लाल रंग का होता है, रेड वर्म कहते हैं इसको, और ये हमारे प्रदेश में नहीं मिलता बल्कि ये इटालियन और अमेरिकन स्पीसीज है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन होता है कि हमारे देश का या हमारे प्रदेश का
वर्म जो है क्या ये वर्मी कंपोस्ट नहीं बना सकता क्योंकि दोनों की हैबिट अलग है। जो हमारे बरसात में केचुए निकलते हैं उनको हम फेरिटोमा कहते हैं, और फेरिटोमा की आदत होती है मिट्टी खाना, वो सॉइल खाता है। वो एक छोटे प्लोइंग का काम तो करता है, खेत की जुताई काम करता है, मिट्टी भुरभुरी बनाएगा, लेकिन उसकी हैबिट होती है मिट्टी खाना। इस वर्मी कंपोस्ट को के लिए हमको ऐसा वर्म चाहिए कि जो गोबर को खाए और बिस्ता निकाले। इसके लिए अगर हम बहुत अच्छा वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो मेरी अपने कृषक बंधुओं से निवेदन है कि हम एग्री वेस्ट, किचन वेस्ट सभी कुछ उसमें मिला सकते हैं। बहुत अच्छी गुणवत्ता का जो है वर्मी कंपोस्ट बनेगा। इसका रेशो होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए 80-20 का। अगर हम 50% गोबर रखेंगे, 50% जो है एग्री वेस्ट रखेंगे तो थोड़ा देर में बनेगा। वो इस पूरी प्रक्रिया में बनाने में लगभग ज्यादा 3 महीने लगता है, 2.5 से 3 महीने लगता है। इसका बड़ा आसान तरीका है, इसको बनाएं और हमारे उसके कृषक परिवार का कोई भी सदस्य उसमें हजारे से पानी देगा सुबह शाम। गर्मी में सुबह शाम पानी देना होता है, और विंटर में 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के उसमें फर्क से भी पानी दिया जा सकता है। 15 दिन के अंदर उसको मिक्सिंग किया जाता है जो गोबर उन्होंने डाला। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा ताजा गोबर इसमें कभी नहीं डालना चाहिए, ये लगभग 1 महीना पुराना होना चाहिए। गोबर डालें। क्यों ऐसा क्यों होता है कि गोबर में बहुत गर्मी होती है, मीथेन गैस होती है जिसमें बहुत ज्यादा हीट होती है। तो अगर हम इसको 1 महीना डाल देंगे तो बासी गोबर हो जाएगा, समय के साथ साथ उसकी गर्मी बाहर आ जाएगी। इसलिए ये सब अगर सावधानी हमारे कृषक बंधु रखेंगे तो बहुत अच्छा खाद बनेगा। जी डॉक्टर साहब, एक दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि किसान भाई आजकल जो उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, साथ ही हम जैविक खाद की बात कर रहे हैं, तो अगर हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम क्या पाएंगे कि रासायनिक उर्वरक के मुकाबले में जैविक खाद कितना लाभ पहुंचा सकती है उनको? जहां तक मेरी जानकारी है हमारे रासायनिक उर्वरकों का दाम मूल्य बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, और जब भी कोई फसल का समय होता है बुआई का, गेहूं की बुआई हो या धान की बुआई हो, तो बहुत ज़्यादा मार्केट में इस तरह के उर्वरक नहीं मिलते और किसानों को फिर वो ब्लैक में खरीदनी पड़ती। मेरा तो ये निवेदन है अपने कृषक बंधुओं से कि वो बायो फर्टिलाइजर जैविक खेती करें तो उनको लाभ अवश्य मिलेगा। उसकी वजह है ये कि अगर रासायनिक खाद डालेंगे तो उनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी, और अगर पानी कम हुआ तो उनकी फसल में काफ़ी नुकसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम केले की खेती कर रहे हैं तो केले की खेती में हम सबसे पहले किसान को यही कहते हैं कि जो भी आए वो बायो फर्टिलाइजर को यूज करे। उसमें क्या होगा कि ज्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा। टिश्यू कल्चर केला जो बायोटेक पार्क पूरे देश को, पूरे प्रदेश को दे रहा है, काफी दे रहा है, तो उसका ये होता है अगर देसी केला लगाते तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे हो जाता है। टिश्यू कल्चर पे केले में पानी की तो आवश्यकता होती है लेकिन नमी की जरूरत होती है। ये नहीं होता कि 24 घंटे उसमें पानी की आवश्यकता हो। तो इसलिए बायो फर्टिलाइजर जैविक खाद मिलाने से ये फायदा होगा कि उनकी पौधों की जो शुरू में पौधे प्लांटेशन किया जाता है मोर्टेलिटी नहीं होगा। और मान लीजिए 2000 प्लांट कोई किसान अपने खेत पे ले गया और उसने रासायनिक खाद पहले यूरिया डाया डाल दिया तो उसकी 20% मोर्टेलिटी हो गया। तो 20% के लेने के लिए फिर उसको किसी स्थान पर जाना पड़ेगा, लाइक बायोटेक पार्क या किसी अन्य जगह पर जाना पड़ेगा। तो थोड़े से प्लांट के लिए 200-300 प्लांट के लिए उसको फिर वही डाला, वही ट्रांसपोर्ट में खर्च करना पड़ेगा, बेकार की परेशानी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए उसको उससे करने के लिए जैविक खेती करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। मौसम की बात करें
तो प्रदेश में दिन ठंडा बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में कमी होने से रात में सर्दी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं कुहासा छा सकता है। अब आइए नजर डालते हैं प्रदेश के प्रमुख शहरों के अनुमानित तापमानों पर। लखनऊ का तापमान न्यूनतम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। इलाहाबाद का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। झांसी का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह बनारस की बात करें तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान भाइयों, इस मौसम में पशुओं में सीधी ठंडी हवाओं से निमोनिया, श्वास नलियों एवं फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में कठिनाई की समस्या होने की संभावनाएं रहती हैं। अतः पशुओं को इससे बचाना चाहिए। सर्दी के मौसम में पशुपालक अपने पशुओं की देखभाल में विशेष एहतियात बरतें ताकि पशु के उत्पादन पर बदलते मौसम का असर ना पड़े। विशेषज्ञों के मुताबिक सर्दी में पशुओं के उपयुक्त आहार प्रबंधन के अभाव में उनका उत्पादन बहुत कम हो जाता है। अतः पशुपालकों को चाहिए कि सर्दियों में पशुओं के आहार में ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज तत्व, विटामिन, वसा आदि पोषक तत्व हों। सर्दियों में पशुओं को केवल हरा चारा उपलब्ध कराने से अपचन एवं अफारे की समस्या आ सकती है। इससे बचने के लिए हरे चारे के साथ सूखा चारा मिलाकर पशुओं को खिलाना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।